इसका वॉल्यूम जैंगी के शेल्टर के क्लोज था और एक घर जैसा लग रहा था। जैंगी उसे देख रहा था लेकिन रैशली एक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि अंदर क्या है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि पहले चीज़ों को स्टोर कर ले और बाद में उन्हें स्लोली स्टडी करे। जैंगी ने डायमेंशनल डोर ओपन किया और पावरफुल अट्रैक्शन ने ह्यूज ब्लैक बिल्डिंग को हवा में उठाया और धीरे धीरे एलियन स्पेस में सिंक कर दिया। सामने के ह्यूज वर्ल्ड को देखते हुए अभी भी बहुत सारे ह्यूज एरियाज अनएक्सप्लोर्ड थे, लेकिन जैंगी के पास अभी बहुत टाइम नहीं था। उसे जल्दी वापस जाना था ताकि दूसरे लोगों की सस्पिशन ना हो। चलो पहले ये फिगर आउट करते हैं कि अंदर क्या है। इस जगह के लिए हम बाद में वापस आके चेक कर सकते हैं। एक ह्यूज लॉस्ट सिविलाइजेशन में ज़रूर हिडन ट्रेजर्स होंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल relics हो या हिस्टोरिकल relics। जैंगी ने सबको जल्दी से ग्राउंड पर वापस लीड किया। तभी जसलबर्ग अभी भी बाहर उनका वेट कर रहा था। भारत की एलियन टीम भी वहां आ गई थी और कुछ सच ढूंढ रही थी। जैंगी को देखते ही एम्परर इंद्रा तुरंत आया और पूछा, केओस तुम अभी कहाँ गए थे? क्या तुम्हें कुछ मिला? उसकी आंखें जैंगी पर फिक्स थी, शक से भरी हुई। सब लोग स्टूपिड नहीं थे और उन्हें ऑब्वियसली रियलाइज हो गया कि यहाँ जरूर कुछ स्पेशल है, वरना डेविल कैसे अट्रैक्ट होता। जैंगी बोला, मैंने सर्च किया पर कुछ नहीं मिला। जैंगी वहीं पर डिसअपियर हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स मीटर अंडरग्राउंड नीचे डाइव कर गया था। एम्परर इंद्रा जैंगी को शक के साथ देख रहा था और जसलबर्ग हेजिटेंट लग रहा था बोलने में, लेकिन अभी उनके पास कोई एविडेंस नहीं था प्रूफ करने के लिए। जैंगी बोला, हमें वापस जाना होगा ताकि मैकेनिकल सिविलाइजेशन रिटेलिएट करने ना आए। मैंने सुना है कि टोटल 10 ह्यूमनॉइड डीमन गॉड्स हैं, तो बेहतर होगा हम जल्दी यहाँ से चले जाएं ताकि कोई मुसीबत में ना आ जाए। ये बोलते हुए जैंगी जसलबर्ग के पास गया, उसे उठाया, डायमेंशनल डोर ओपन किया और सीन से चला गया। एम्परर इंद्रा जैंगी को दूर जाते हुए देख रहा था और ज्यादा शक्की हो गया था, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद वो भी फ्यूचर डेंजर को भाप पा रहा था। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और उसने सबको तुरंत सामारान सिटी वापस ले गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी, जैंगी सामारान सिटी वापस आ गया और तुरंत बोधाका को ढूंढने गया और जसलबर्ग को उसे उसके पास रिटर्न कर दिया। बोधाका ने जसलबर्ग को देखा तो वो ओवरजॉयड हो गया और एक्साइटेड उसके पास रिटर्न कर दिया। बोधाका ने जसलबर्ग को देखा तो वो ओवरजॉयड हो गया और एक्साइटेडली उसे हग करने के लिए आगे बढ़ा। मेरे प्यारे जसलबर्ग, ये बहुत ग्रेट है कि तुम अभी भी जिंदा हो। मैं तो बिल्कुल सोच रहा था कि तुम मर गए हो। एक ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट फ्रेमॉन्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। अगर वो मर जाता तो उन्हें नहीं पता था कितना टाइम और रिसोर्सेस स्पेंड करना पड़ता एक नया ट्रेन करने के लिए। लॉर्ड केओस का मुझ पर एहसान रहेगा कि उसने मेरी डीमन गॉड से जान बचाई, जसलबर्ग ने कहा। बोधाका फिर जैंगी की तरफ देखता है। इस बार उसने एक गहरी सांस ली और जैंगी से कहा, थैंक यू सो मच लॉर्ड केओस। वो आगे बढ़कर जैंगी के साथ विगरसली हैंड शेक करता है। जैंगी फेंटली स्माइल करते हुए बोला, हम साथी हैं, ये मेरा फर्ज था, लेकिन प्लीज अपना पहले का एग्रीमेंट मत भूलना। जैंगी ने बोधाका को मीनिंगफुली देखा। बोधाका का एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने नॉड किया। ऑफ कोर्स हम फ्रेमॉन्स लोग अपने प्रॉमिस के सबसे फेथफुल होते हैं। जैंगी ने नॉड किया, बिल्कुल सही, तुम स्ट्रिक्टली अबाइड करोगे जो तुमने कहा था और जो ट्रीटी तुमने साइन की थी। मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है। बोधाका का फेस थोड़ा अगली हो गया और कुछ पोलाइट वर्ड्स बोलने के बाद उसने तुरंत जसलबर्ग को ट्रीटमेंट के लिए ले गया। फैटिशू जैंगी के पास आया और उसके कान में विस्पर किया, बॉस ये ऑब्वियस है कि वो बंदा कुछ छुपा रहा है, अब भी तुम उसे फेस नहीं दे रहे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारे पीछे कुछ बुरा करेगा? जैंगी कामली बोला, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारे साथ नाइस होगा अगर तुम उसे पोलाइट होते? ये बंदा बहुत चालाक है और सिर्फ दूसरों से बेनिफिट्स लेना चाहता है। उसे पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमसे हेल्प मांगने के लिए। जब 10 डीमंस अपीयर हुए, जैंगी को तुरंत पता चल गया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन और मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बीच कन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गई है। स्पेशली जब उसने एक डीमन को मार दिया
मैकेनिकल सिविलाइजेशन डेफिनेटली काउंटर अटैक करेगी। अब से फ्रेमॉन्स के गुड डेज ऑफ रीपिंग बेनिफिट्स खत्म हो गए हैं। उस वक्त बुधाका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स को पावरफुल लोगों जैसे जैंगी से हेल्प लेनी पड़ेगी जो डेविल्स के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। जैंगी ने सबको वापस अपने रेसिडेंस ले गया और फोइन ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि कोर्ट यार्ड के ग्राउंड गार्ड करें और किसी को क्लोज आने ना दे। फिर उसने बैटल के स्पॉइल्स निकाले और लू कैरन, यांग शिनशिन और दूसरों को बोला कि उन्हें स्टडी करने में हेल्प करे। फ्रेमॉन्स के साइड पर बुधाका पर्सनली जसेलबर्ग को मेडिकल सेंटर ट्रीटमेंट के लिए ले गया। फॉर्चुनेटली अटेंडिंग फिजिशियन ने बताया कि जसेलबर्ग सीरियसली इल नहीं था। आखिर वो एक स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी यूजर था और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सफिशिएंट थी, वो थोड़ा रेस्ट करके रिकवर कर लेगा। बुधाका ने चैन की सांस ली, लेकिन फिर उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो वो जसेलबर्ग के बेड के पास गया। जसेलबर्ग, एल्टो सिटी में एग्जैक्टली क्या हुआ? उनका सैटेलाइट सिस्टम डीमन के अपीयर होने के बाद मैन फंक्शन कर गया था। एक पावरफुल सिग्नल ने इंटरफियर किया था, इसीलिए बुधाका और दूसरे लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहां क्या हो रहा था। जसेलबर्ग ने कुछ छुपाया नहीं और डायरेक्टली बुधाका को सिचुएशन बता दी। ये सुनने के बाद बुधाका की आंखें बड़ी हो गई और वो बहुत देर तक साइलेंट रहा। बहुत देर बाद वो विंडो के पास गया और मरमर किया, 5 सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स और एक डीमन लेवल ह्यूमनॉइड क्रिएचर केओस की टीम ने मार दिया। वो लोग इतने पावरफुल हैं। बुधाका को पता था कि जैंगी बहुत पावरफुल है। वो बस इसीलिए था क्योंकि उसे लगता था कि वो जैंगी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आज उसे रियलाइज हुआ कि उसे जैंगी की स्ट्रेंथ को सीरियसली अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इतना अमेजिंग रिकॉर्ड होने की वजह से पैंथियन की मोराना भी शायद खुद ये कर नहीं पाती। मोराना के पास डेविल के अगेंस्ट फाइट करने की पावर है, जो कैरन सिटी के फॉल के बैटल में प्रूव हुआ था, लेकिन वो डेफिनेटली वो नहीं कर पाती जो जैंगी ने किया, एक डीमन को बिना हर्ट होते हुए टेक डाउन करना। लेकिन जल्द ही बुधाका को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। जैंगी ने एक डीमन को अपने हाथों में कैप्चर कर लिया है। एक डीमन लेवल एंड्रॉयड बेसिकली एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म कंसिडर किया जा सकता है। एक पावरफुल कॉम्बैट मशीन होने के नाते उसका टेक्नोलॉजी कंटेंट एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से भी बहुत ज्यादा होगा। तो बुधाका बहुत मूव्ड हो गया। ये पहली बार था जब ह्यूमंस ने इस टाइप का हाई लेवल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म कैप्चर किया था। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मास्टर हो जाए तो एक कंट्री के लिए उसकी वैल्यू इमेजरेबल हो जाएगी। बुधाका का फेस ग्लूमी हो गया और उसने तुरंत डिसीजन लिया कि ये टेक्नोलॉजी मांगनी होगी। आखिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैंगी को उन्हें 10% रिसोर्सेस एलोकेट करने ही पड़ेंगे। बुधाका को और कुछ नहीं चाहिए था, बस डीमन गॉड गुई के रिमेन्स को स्टडी करना था। अपना माइंड बनाकर वो डायरेक्टली जैंगी के रेसिडेंस गया। उस वक्त जैंगी ने अभी स्पॉइल्स लू कैरन और यांग शिनशिन को हैंड ओवर किया था ताकि शेल्टर के सबसे स्मार्ट और मैकेनिकली प्रोफिशिएंट लोग उन्हें स्टडी करें। उनमें डीमन गॉड गुई के डिसमेंटल्ड रिमेन्स और वो रेड एनर्जी क्रिस्टल भी थे, और जो ब्लैक क्यूब था जो एक बिल्डिंग जैसा लग रहा था और ऑल्टो सिटी का अंडरग्राउंड में मिला था, उसे देने से पहले बैली चैंकिंग को रिपोर्ट बाहर से आया। योर मैजेस्टी, पैंथियन का बुधाका आपसे मिलना चाहता है। जैंगी के मुंह के कॉर्नर में एक स्माइल कर्ल हुई। ये बंदा, उसे बिल्कुल पता था कि बुधाका क्यों आया है, लेकिन उसने एक काउंटर मेजर भी सोचा। तो जैंगी ने डायरेक्टली बुधाका और दूसरों को रूम में बुलाया। बुधाका अपने लोगों को लिविंग रूम में ले गया। जैंगी को देखते ही उसने स्माइल किया, जैंगी का हाथ पकड़ा और बहुत सारी अच्छी बातें बोली। उसने जैंगी को जसेलबर्ग को सेव करने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और कहा कि वो फ्रेमॉन्स का फॉरएवर फ्रेंड है। उसने ये भी कहा कि दुनिया में एक और ग्रेट और सेल्फलेस पर्सनल ढूंढना मुश्किल है जो जैंगी जैसा हो। इन नाइस वर्ड्स के बाद उसने जैंगी को ऑलमोस्ट आसमान तक बैठाने जैसा प्रेज कर दिया। इससे जैंगी सोचने लगा कि ये बंदा मॉडर्न मैन है या फ्रेमॉन्स लास्ट सेंचुरी का, वरना इतना बूस्टिंग कैसे कर सकता है। लेकिन जैंगी हमेशा वैरी था उससे, तो उसने बस बुधाका की फ्लैटरी पर स्माइल किया। बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद बुधाका फाइनली अपने विजिट का पर्पस एक्सप्लेन करता है। वेल लॉर्ड केओस,
मैं सोच रहा था कि क्या आपको अभी भी हमारा प्रीवियस एग्रीमेंट याद है? हम फ्रेमोन्स बैटलफील्ड पर आपके स्पॉइल्स का 10% लेंगे। जैंगी कामली स्माइल करते हुए बोला, याद है मुझे। मैं केओस, एक ऐसा इंसान हूं जो अपने प्रॉमिस रखता है। बुधाका स्माइल करते हुए बोला, ये अच्छा है। मैंने सुना है कि आपने गुई, जो 10 डीमंस में से एक है, उसे कैप्चर किया है, तो आपको हमें उसके रिसोर्सेस का 10% देना चाहिए। जैंगी ने आईलिड ड्रॉप की, अपना नोज टच किया और बोला, अच्छा वो। बुधाका बोला, हाँ ये हमारा एग्रीमेंट है। बुधाका की ब्लू आइज जैंगी पर फिक्स थी। जैंगी फ्रॉन करते हुए बोला, लेकिन मैंने जैसलबर्ग को बचाया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 10% स्पॉइल्स के वर्थ है वो? एक ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट जिसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वो तो उससे भी ज्यादा वर्थ है। बुधाका अपनी वॉइस रेस करके बोला, ऑफ कोर्स ये काउंट नहीं हो सकता। जैसलबर्ग को सेव करना वो कंडीशन थी जो हमने शुरू में एग्री किया था। अगर ये ना होता तो हम कमीशन को 10% कैसे रिड्यूस करते? जैंगी ने स्माइल किया और अपने हैंड्स स्प्रेड किए। अच्छा, अगर तुम इंसिस्ट करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इस बार 10% स्पॉइल्स दे दूंगा। बुधाका ने एक शाय ऑफ रिलीफ ली और एंशियसली बोला, तो प्लीज मुझे अभी दो, मैं इसे डायरेक्टली ले जाऊंगा। अब वो एंशियस था डीमन के बॉडी को रिसर्च करने के लिए ले जाने के लिए, चाहे उसके बॉडी स्ट्रक्चर का मटेरियल हो, उसका स्पेशल एनर्जी सप्लाई सिस्टम हो या उसका पावरफुल डिफेंस फील्ड मैकेनिज्म हो, सब प्राइसलेस ट्रेजर्स थे। चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है तुम सिर्फ कुछ लोगों के साथ सब कैरी नहीं कर पाओगे, जैंगी लाइटली बोला। बुधाका फ्रॉन करके बोला, ये सिर्फ 1/10 रिमेन्स ऑफ डीमन गॉड है, कितना हो सकता है? जैंगी ने उसे प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ देखा। किसने कहा मैं तुम्हें डीमन गॉड के रिमेन्स देने वाला हूँ? बुधाका का फेस अचानक चेंज हो गया। जैंगी ने कंटिन्यू किया, 1/10 स्पॉइल्स वही है जो मैं तुम्हें स्पॉइल्स दे सकता हूँ। तुम सिर्फ 1/10 लेते हो और तुम्हें अभी भी स्पेसिफाई करना है स्पॉइल्स। और साथ ही तुम्हें पता है डीमन गॉड का बॉडी कितना स्ट्रांग है, ये पुराने मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तुम्हें इतना एक्यूरेटली डिवाइड करने में हेल्प नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू था। एक कॉम्बैट टाइप मशीन होने के नाते डीमन गॉड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना था, इवन स्ट्रॉन्गर देन ई मेटल जो जैंगी अभी यूज कर रहा था। उसके बॉडी के डिफेंस को ब्रेक करने के लिए जैंगी को डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन का पावर यूज करना पड़ा और डजन्स ऑफ बॉम्बार्डमेंट के बाद वो डिफॉर्म हुआ। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रेमोन्स के लिए तो और भी डिफिकल्ट था उसे सेपरेट करना, लेकिन फिर भी जैंगी के पास लू कैरन की हेल्प थी जो मटेरियल्स के फील्ड में एक चीट के बराबर था। उसके लिए स्टडी करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था क्योंकि वो बुधाका को बताता। क्यों वो बुधाका को ये बताता? बुधाका ने जैंगी को डीप वॉइस में स्टेयर करके बोला, अगर तुम नहीं कर सकते तो इसे यहाँ ले आओ, हमारे पास इसे डिवाइड करने का तरीका है। जैंगी बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सामने स्प्लिट करना होगा। तुम अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से किसी को बुला सकते हो। बुधाका अब वरीड था। उसकी रियल डिजायर डीमन के बॉडी का एनर्जी कोर था, लेकिन उनकी करंट टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को स्टडी करने के लिए स्ट्रॉन्ग थी। डीमन कोर तो दूर की बात है, और 10% स्प्लिट करना ये तो बिल्कुल कंप्लीट बुलशिट लग रहा है। बुधाका ने एक गहरी सांस ली और एक और सजेशन दिया, तो कैसा रहेगा? हम डीमन गॉड्स के रिमेन्स का ओनरशिप नहीं मांगते, बस हमें स्टडी करने के लिए कुछ टाइम दे दो। जैंगी हंसता है, फिर डिसिसिवली अपना हेड शेक करता है। अगर तुम डिवीजन भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए स्टडी करना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। बुधाका के फेस पर ब्लश और इंटेंस हो गया और वो अपना गुस्सा रोक नहीं पा रहा था। फ्रेमोन्स में कौन उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत करता, लेकिन जैंगी के सामने उसकी पावर बिल्कुल बेकार थी। गुस्से में उसने कहा, ठीक है, मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ जो डीमन के बॉडी का 10% कट करे। जैंगी ने अपने हैंड स्प्रेड किए। बुधाका तुरंत रश करके साइंस सेंटर को बोला कि टेक्नीशियंस भेजे। जैंगी को बिल्कुल परवाह नहीं थी। ली चेंगोंग जैसे हाई लेवल स्प्लिटिंग स्किल्स वाले लोगों के अलावा ऑर्डिनरी एलियंस, जैंगी के कहने के हिसाब से वाइट चैरियट लेवल तक के एलियंस भी इस मटेरियल को कुछ भी नहीं कर सकते थे। जल्द ही फ्रेमोन्स के साइंटिफिक डिपार्टमेंट से एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोफेशनल
पर्सनल आ गए। वो एक लार्ज स्नोमोबाइल में आए जो हर तरह के कटिंग टूल से लोडेड था और ये सब दुनिया का सबसे एडवांस्ड प्रोडक्ट थे। उनके नज़र में डायमंड्स भी तोफू की तरह फ्रेजाइल थे। जैंगी ने कोई वर्ड्स वेस्ट नहीं किए और डीमन गॉड के रिमेन्स उनके सामने निकाल दिए। वो एक बहुत लार्ज रैकेट था जो एक ऑर्डिनरी इंसान के साइज से लगभग डबल था। जैंगी ने उन्हें देखा। काटो इसे। स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे, फिर तुरंत डीमन का हेड ड्रैग करके उसे कट करने की प्रिपरेशन की, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से डीमन का एनर्जी कोर इसी लोकेशन पर होता है। जैंगी को उनके छोटे ट्रिक्स की परवाह नहीं थी। असल में उसने डीमन गॉड का एनर्जी कोर पहले ही निकाल लिया था। एलियन स्पेस में उसके सेल्फ एक्सप्लोजन को सरप्रेस करने के बाद उसने कंफर्म किया कि वो सेफ है और फिर लू कैरन को रिसर्च के लिए हैंड ओवर कर दिया। इसीलिए डीमन का रिमेनिंग बॉडी इस वक्त सिर्फ एक एम्प्टी शेल था, बिना सोल के। बुद्धाका ने फ्रेमॉन्स के सबसे एडवांस्ड इंजीनियर्स को बुलाया और डीमन को डिसमेंटल करने के लिए सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट लेकर आया। जैंगी को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक बिशप लेवल एलियन जैसे उनके लिए भी डीमन के बॉडी को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती। इसका मतलब ये था कि आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी जो इस टॉप ग्रेड मटेरियल से बनी है वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के बॉम्बार्डमेंट को भी झेल सकती है। एक सिविलाइजेशन के फाइटिंग मशीन्स जो अपने टाइम से बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो मॉडर्न लोगों के इमेजिनेशन से बिल्कुल ही परे है। श्योर एनफ इंजीनियर्स ने तुरंत डीमन के बॉडी को कट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे कटिंग टूल्स लेकर लेज़र नाइफ्स और आयरन कटर्स यूज़ किए गए, लेकिन प्लैनेट का सबसे पावरफुल कटिंग इक्विपमेंट भी उसे हार्डली डैमेज कर पाया और एक टाइनी डेब्रिस स्क्रैच करना भी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। एक ह्यूज इंजीनियरिंग इक्विपमेंट वहीं पर स्क्रैप हो गया। न सिर्फ वो कट करने में फेल हुआ बल्कि रिकॉइल फोर्स से खुद डैमेज भी हो गया। फ्रेमॉन्स के इंजीनियर्स हैरान हो गए। उन्होंने पहले भी सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म को कट किया था और उस चीज़ ने उनकी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर दी थी। ओरिजिनली उन्हें लगा था कि डीमन का बॉडी सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो कट हो ही सकता है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं की थी कि दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा होगा। ऑफ कोर्स वो समझ नहीं पाए। मैकेनिकल सिविलाइजेशन के लिए सो कॉल्ड सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स एक्चुअली सिर्फ इंजीनियरिंग व्हीकल्स होते हैं जो अर्थ को डिग करते हैं। 10 डीमंस ही रियल फाइटर्स हैं। टेक्नोलॉजिकल कंटेंट के गैप के टर्म्स में ये एक ट्रैक्टर और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपेयर करने जैसा है। कैसे कंपेयर किया जा सकता है? मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि हमारे फ्रेमॉन्स की टेक्नोलॉजी के साथ हम एक फ्रैगमेंट भी कट नहीं कर सकते। एक इंजीनियर गुस्सा हो गया। वो एक एलियन था जिसका सुपर नेचुरल पावर इंडेक्स 9200 पॉइंट्स था। उसके पास एक स्किल थी लेजर स्केपल, जो उसके आर्म को पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी और इवन डायमंड्स को एक्यूरेटली कट कर सकती थी। उसने अपना आर्म रेस किया और एक इंस्टेंट में उसका राइट हैंड कंप्लीटली पार्टिकल्ड हो गया, एक स्वॉर्ड ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हो गया जो ब्राइट फ्लैश कर रहा था और फिर स्लोली डीमन गॉड के बॉडी के तरफ गिरने लगा। इस बार उसने अपना लेसन सीख लिया था और हेड की तरफ कट कंटिन्यू नहीं किया बल्कि लिटिल फिंगर की तरफ कट किया, क्योंकि हेड के कोर एरिया के डिफेंस लेयर डेफिनेटली सबसे डिफिकल्ट होता है ब्रेक करने के लिए। जैसे ही लेजर नाइफ डेविल के लिटिल फिंगर को टच हुआ, एक एक्सट्रीमली डैजलिंग लाइट उसके आंखों के सामने एक्सप्लोड हो गई। वॉयलेंट एक्सप्लोजन फ्लेम्स के साथ आसमान की तरफ शूट हुई और डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन व्हीकल जिसमें वो थे पीसेस में ब्लो हो गए। डजन से ज़्यादा इंजीनियर्स जो प्रेजेंट थे एक शब्द तक नहीं बोल पाए और पीसेस में उड़ गए। डजन्स ऑफ फ्रैगमेंट्स उनके आसपास रह गए। एक पावरफुल शॉक वेव स्प्रेड हुई और सराउंडिंग फ्रेमॉन्स सोल्जर्स रिएक्ट करने से पहले ही स्वॉलो हो गए। जैंगी ने इंस्टेंटली ऑल सीइंग वर्ल्ड अनफोल्ड किया और सारे शॉक वेव्स को एब्जॉर्ब किया। डीमन का बॉडी एक पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म रखता है जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है जब पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स यूज उसे अटैक करते हैं। एनर्जी को रिमूव हो चुका था, लेकिन वेरियस बिल्ट इन डिफेंसेस मॉड्यूल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के नर्व्स की तरह। फॉर्चुनेटली उसके पास इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नहीं थी, वरना अगर वो सिर्फ गुई की पावर का 1/10 भी बर्स्ट करता तो इवन एक वाइट चैरियट लेवल एलियन भी सीरियसली इंजर्ड हो जाता, अगर मरता नहीं तो। सीन जल्द ही एक मेस में बदल गया। सिर्फ डीमन गॉड का कुछ ब्रोकन बॉडी वहां बचा था।
एक ह्यूज डीप पिट ऑलरेडी वहां बन चुका था। बोधाका का फेस बहुत अगली लग रहा था। जैंगी ने उससे एक ग्लांस किया और पूछा, क्या तुम अब भी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? बोधाका ने अपने फिस्ट क्लेंच किए। जैंगी को स्टेयर करके बोला, ऑफ कोर्स, हमें वो पार्ट लेना ही होगा जो फ्रेमोन्स का है। जैंगी ने शरक किया, तुम्हारी मर्जी, जब तुम सॉल्यूशन सोचो तुम कभी भी आके ले सकते हो। बोधाका गुस्से में चला गया। उसने डिसाइड किया कि टेंपल ऑफ द गॉड्स जाकर कुछ पावरफुल म्यूटेंट से हेल्प मांगेगा। जैंगी ने डीमन गॉड के रिमेन्स कलेक्ट किए, थोड़ा सोचा और लू कैरन के पास गया ताकि सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के स्पेयर पार्ट्स मांगे। बस मॉडिफाई कर दो ताकि वो डीमन गॉड के रिमेन्स जैसा लगे, फिर जब वो दोबारा मांगने आए तो उन्हें दे दूंगा। ये डीमन गॉड का बॉडी एक टॉप लेवल मशीन था। अगर हम फ्यूचर में उसके कोर सीक्रेट्स क्रैक कर पाए तो हम एक रोबोट ऑब्टेन कर सकते हैं जो बिशप लेवल के कंपैरेबल होगा। वर्स्ट केस में सिर्फ अपने बॉडी स्ट्रेंथ पर रिलाई करके वो एपिसलोन के साथ compete कर सकता है। ऑफ कोर्स प्रीक्विजिट ये है कि एक सेम लेवल एनर्जी कोर इमिटेट किया जाए जो उसकी पावर का की होगा, वरना तुम्हें सिर्फ एक एक्सट्रीमली टफ शेल मिलेगा। इसीलिए जैंगी नहीं चाहता था कि उसे डिवाइड करके फ्रेमोन्स के लोगों को देना हो। लू कैरन ने अपना हेड स्क्रैच किया और बोला, क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं तो? जैंगी स्नीयर करता है, ओरिजिनल हमारे पास है, हम कहते हैं ये रियल है, अगर वो कहते हैं ये फेक है तो उनके पास प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी उनके टेक्नोलॉजी लेवल के हिसाब से उन्हें रिसर्च करने देने से शॉर्ट पीरियड में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बेटर है हम इसे अपने पास ही रखें। लू कैरन का डिवाइन मशीन कंट्रोल एक गॉड लेवल स्किल है, तो उसे रिसर्च करने देना सबसे कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। लू कैरन ने थोड़ा सोचा और फिर डायरेक्टली ह्यूज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के कॉर्नर से कुछ सबसे सॉलिड मटेरियल्स डिसमेंटल किए, फिर बस वर्क स्टार्ट किया। डिवाइन मशीन कंट्रोल बिना एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के मैटर के स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस शेप थोड़ा चेंज करो और वो डेबिल के आर्म के पीस जैसा लगेगा और काम हो गया। जैंगी ने इसे साइड में रखा। हालांकि ये डीमन गॉड के रिमेन्स जितना टफ नहीं था, फ्रेमोन्स के लोग इसे कुछ टाइम के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद बोधाका एक्सपेक्टेडली वापस आ गया और इस बार उसने एलेक्सी को जैंगी से मिलने के लिए लाया। केओस, डीमन के रिमेन्स निकाल दो, मैंने एक बंदा ढूंढ लिया है जो इसे कट कर सकता है, बोधाका ने जैंगी को स्टेयर करके कहा। एलेक्सी ने जैंगी को एक स्ट्रेंज लुक के साथ देखा और पूछा, सर केओस, आपने एक्चुअली एक डीमन गॉड कैप्चर किया? जैंगी ने शरक किया, बस लक था। एलेक्सी ने अपना मुंह वाइड ओपन किया और इमोशन के साथ कहा, ओह माय गॉड, आप सच में वर्दी हो, आप ऐसा इनक्रेडिबल काम कर सकते हो। वो चीज़ मेरे लिए फाइट करना बहुत मुश्किल था, उससे डील करना सच में बहुत हार्ड था। जैंगी ने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बोधाका ने इम्पेशेंटली अपना हैंड स्ट्रेच किया, अभी निकाल के दो। जैंगी ने अपनी आंखें रोल की, क्या तुम्हें लगता है मैं अपना वर्ड नहीं रखूंगा? ये बोलते हुए उसने एक पीस ऑफ मटेरियल निकाला और बोधाका की तरफ थ्रो कर दिया। हैवी मटेरियल बोधाका के आर्म्स में गिरा जिससे उसका बॉडी सिंक हो गया। अपने हाथ में मटेरियल्स को देखते हुए उसने एक सस्पिशियस लुक किया, क्या ये रियल है? उन्होंने अभी इतना एफर्ट डाला था, फिर सब मटेरियल्स अभी रेडी कैसे हो गए? उससे सस्पेक्ट हुआ कि ये एक फेक है जो जैंगी ने दिया है, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारे लोग कितने यूजलेस हैं। मैंने स्पेशली अपने इंजीनियर को हेल्प करने को बोला कट करने में, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे दो। बोधाका ने शक की नज़र के साथ केयरफुली स्टडी किया लेकिन समझ नहीं पाया इसका मतलब, तो उसने अपना राइट हैंड रेस किया और एक शार्प आइस उसके राइट हैंड को रैप कर गया जो एक ह्यूज आइस नाइफ में टर्न हो गया और मटेरियल की तरफ कट करने लगा। बोधाका एक वाइट बिशप लेवल एलियन था जो पैंथियन में हाई पोजीशन होल्ड करता था, लेकिन अपनी कॉम्बैट प्रोवेस की वजह से नहीं बल्कि अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की वजह से। फ्रेमोन्स में वो एक ऑफिशियल था जो मल्टीपल एरियाज का इंचार्ज था। वो पीस ऑफ मटेरियल एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का हार्डेस्ट पार्ट था और उसका मटेरियल क्वालिटी सिर्फ थोड़े वर्स थे डीमन गॉड के रिमेन्स से। ऑफ कोर्स उसके कटिंग से ज्यादा मार्क नहीं आया, सिर्फ एक शैलो स्क्रैच आया। बोधाका ने सेटिस्फैक्शन के साथ नोट किया, मैंने इसे स्लैश करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी, सिर्फ एक शैलो मार्क आया, ये डेफिनेटली डीमन गॉड का मटेरियल है।
जैंगी मन ही मन हंसने लगा, लेकिन अपना फेस स्ट्रेट रखा। मैंने पहले भी कहा है, मैं एक काइंड पर्सन हूँ और मैं भी ऐसी चीज़ों में जोक नहीं करता। बोधाका ने हरिडली मटेरियल्स साइड रखे, लेकिन जैंगी को स्टेयर करते हुए बोला, लेकिन एक और बात है योर एक्सीलेंसी, मत भूलना डीमन गॉड का एनर्जी कोर, उसमें भी हमारा शेयर है। जैंगी ने स्नेयर किया, क्या मुझे तुम्हें उस चीज का 1/10 भी देना चाहिए? बोधाका ने अपना हेड शेक किया, मुझे पता है इसे रिसर्च करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब तुम प्रोग्रेस करोगे तुम्हें हमें अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर करना होगा। 1/10 शेयर करना मुझे पता है, जैंगी ने लेजीली रिप्लाई किया। लेकिन टेक्निकल चीजें क्वांटिफाई नहीं की जा सकती और ये सब डिपेंड करेगा जैंगी के मूड पर उस वक्त। लेकिन बोधाका के पास कोई बेटर सोल्यूशन नहीं था और वो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के साथ मटेरियल्स लेकर चला गया। एलेक्सी ने लीव नहीं किया, उसने वेट किया जब तक बोधाका चला नहीं गया। फिर जैंगी के पास आया और क्यूरियसली पूछा, बताओ तुमने कौन सा डीमन गॉड एनकाउंटर किया? जैंगी बोला, फ्रेमोन्स के मटेरियल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने एनकाउंटर किया वो गुई था। ये सुनकर एलेक्सी ने एक लॉन्ग पफ ऑफ वाइट स्मोक एक्सेल किया। अच्छा, इसीलिए? जैंगी ने क्यूरियसली पूछा, क्या कोई एक्सप्लेनेशन है? एलेक्सी और जैंगी घर की तरफ एंटर हुए। क्योंकि वहां कोई और नहीं था, उसने 10 डीमंस के बारे में बताया। 10 डीमंस गॉड फ्रेमोन्स में बहुत बार अपेयर नहीं हुए हैं। हमने आधे साल पहले उनका इंटेलिजेंस कलेक्ट करना शुरू किया और फाइनली उनका करंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल पाया। साथ ही हमने सिर्फ 10 डीमन गॉड्स डिस्कवर किए हैं। ये कंफर्म करना इम्पॉसिबल है कि मैकेनिकल सिविलाइजेशन में ऐसे मशीन्स कितने हैं। कैरन सिटी के फॉल के बैटल में इनमें से 5 अपेयर हुए थे। उन्होंने हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर डाला था। हमने ऑलमोस्ट अपने सारे फोर्सेस यूज किए, सिर्फ गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को छोड़कर। टाइनी एच वेपन भी इंक्लूड किए, लेकिन एंड में हम पैनिक में एस्केप कर पाए। 10 डीमन गॉड्स का ऑर्डर उनके डिस्ट्रक्टिव पावर के बेसिस पे है जो वो डिस्प्ले करते हैं। तो जिससे तुम मिले वो 10 डीमन गॉड्स में सबसे वीक था। 10 डीमन गॉड्स के नेम्स वो नेचुरली जैंगी के सुनने से डिफरेंट थे। बस ट्रांसलेशन का मैटर था जो उन्हें 10 हेवनली स्टेम्स में टर्न कर दिया। ये सुन के जैंगी ने डीपली फ्रॉन किया। दूसरे डीमन गॉड्स गुई से ज्यादा स्ट्रांग है। एलेक्सी थोड़ा हेजिटेंट हुआ और स्लोली अपना हेड शेक किया। जैंगी ने एक शाई ऑफ रिलीफ किया, लेकिन एलेक्सी तुरंत बोला, ये जज करना इम्पॉसिबल है क्योंकि अब तक उन्होंने ज्यादा टाइम्स अटैक नहीं किया। ये बताना मुश्किल है कि उन्होंने अपना फुल स्ट्रेंथ यूज किया या नहीं। लेकिन 10 डीमन गॉड्स के अंदर एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है। हायर लेवल डीमन गॉड्स लोअर लेवल डीमन गॉड्स को ऑर्डर दे सकते हैं। जैंगी ने अपने हैंड्स के बैक को रब किया और मरमर किया, डीमन गॉड का एसेंस एक मैन मेड ह्यूमन है, तो सुपीरियर और इंफीरियर का एग्जिस्टेंस एक एडवांस्ड मशीन और इंफीरियर मशीन के बीच मैनेजमेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। उसने अपने आईब्रोज पिंच किए। ठीक है, अगर मैं उन लोगों से दोबारा मिलूंगा तो केयरफुल रहूंगा। गुई जो 10 डीमंस में वीकेस्ट है पोजेस करता है स्पेस शॉक, जो उसके शनलुओ वैक्शियन डिफेंस को ब्रेक कर सकता है। तो हायर लेवल डीमंस के पास क्या होगा? जैंगी की सेफ्टी अवेयरनेस सडनली रीअपियर हो गई। नेक्स्ट बैटल एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। जैंगी ने बहुत सीरियसली बोला, पास्ट में मैकेनिकल सिविलाइजेशंस ह्यूमन की परवाह नहीं करती थी। वो हमें सिर्फ अपने इंजीनियरिंग में कुछ ग्रेन्स ऑफ सैंड समझते थे। लेकिन अब जैसे जैसे दोनों साइड्स का कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू हो रहा है, डीमन गॉड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। मुझे लगता है वो और कॉम्बैट यूनिट्स भेजेंगे। जैंगी ने एलेक्सी को देखा, केयरफुल रहना और सेफ रहना। एलेक्सी ने विगरसली नॉड किया, तुम भी। हेवनली सी सिटी के बैटल के बाद एलेक्सी की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई थी। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ अभी बिशप लेवल तक नहीं पहुंची, वो डेफिनेटली ब्लैक चैरियट लेवल के हायर लेवल पर था। लेकिन अगर एक दिन फुल स्केल वॉर उनके और मैकेनिकल सिविलाइजेशन के बीच ब्रेकआउट होता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो सरवाइव कर पाएगा। जैंगी ने अपने ओल्ड फ्रेंड के शोल्डर को कंसर्न के साथ पैट किया। हालांकि उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो बैटल में मिले तो वो एलेक्सी की बेस्ट ऑफ एबिलिटी के साथ हेल्प करेगा। जैंगी ने एलेक्सी को वापस भेज दिया और तुरंत लू कैरन और यांग शिनशिन को ढूंढने गया। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्राइसिस उसे एनवेलप कर रहा था, जो उसे 10 डीमन गॉड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए एगर बना रहा था। साइलेंट और एम्प्टी स्काई में
व्हाइट क्लाउड्स एयर में सस्पेंडेड थे, मोशनलेस। विंडलेस स्पेस डेथली साइलेंट था और स्काई के नीचे एक वास्ट डिजर्ट था, बाउंडलेस और एंडलेस। ये एक लॉस्ट वर्ल्ड है जिसमें ना फ्लावर्स है, ना ट्रीज है, ना एनिमल्स, सिर्फ एंडलेस येलो सैंड। लेकिन सैंड ड्यून्स के बीच एक बिल्डिंग स्टैंड करती है जो इतनी ह्यूज है कि आसमान तक पहुंचती है। ये ब्लैक और वाइट मेटल से बनी है, एक स्ट्रेंज शेप के साथ, जैसे लेयर्स ऑफ स्टैक्ड शेल। हैवी मेटल टेक्सचर एक कोल्ड वॉर मशीन की स्मेल एक्सक्यूड करता है, लेकिन साथ ही ये एक ड्रिफ्टिंग होम जैसा लगता है जो टाइम के विसिट्यूड्स को कैरी करता है। मेटल प्लेस के टॉप पर 2 रोज ऑफ डार्क फिगर स्टैंड करते थे। उनके बॉडीज पिच ब्लैक थे, बिल्कुल डीमन गॉड गुई के कलर के जैसे। मेटल का टेक्सचर एक मर्डरस ऑरा एक्सक्यूड करता है। कार्बन बेस्ड क्रिएचर के पर्सपेक्टिव से ये डिस्ट्रक्शन और डेथ सिंबलाइज करता है और लोगों के हर्ट्स के डीप अनकैनी वैली इफेक्ट को ट्रिगर करता है। हर फिगर के फेसेस वेरियस मार्क्स से कवर्ड थे, या शायद वो ओरिजिनली उनके फेसेस ही थे। ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स में कुछ ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन उनके फॉर्म्स नॉन ह्यूमन थे। वास्ट और डिसोलेट डेजर्ट में एक ह्यूज वियर्ड मेटल बिल्डिंग के टॉप पर ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स जिनके बॉडी स्पेशल मेटल से बने थे 2 रोज में स्टैंड कर रहे थे, एक 6 विंग्ड बीइंग को सराउंड करते थे। कुछ के हेड्स पर एक ह्यूज ब्लैक मेटल हैट था जिसके एज पर 2 ह्यूज कर्व्ड हुक ब्लेड थे। हेड से हील तक एक ब्रॉड टेल लटक रही थी जिसमें 100 फीट्स थे, जैसे एक जायंट वेपन जो इंसान के बैक पर लेड हो। कुछ हेड्स आयरन बैरल जैसे थे, बिना फेशियल फीचर्स के, कंप्लीटली ब्लैक, जैसे एक क्रूडली मेड अनफॉर्म्ड स्नोमैन। कुछ के बॉडी सिलेंडर थे, लेकिन उनके बैक से डजन से ज्यादा टेंटैकल्स एक्सटेंड हो रहे थे और टेंटैकल्स के एंड पर रेड लाइट फ्लैश कर रही थी। ये डीमंस मैकेनिकल सिविलाइजेशन के थे। उनके सामने एक सिंपल थ्रोन जो वाइट स्टोन से बना था, उस पे एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर बैठा था जिसके बैक पर 6 विंग्स थे। वो डीमन से डिफरेंट नहीं लग रहा था, बस वाइट विंग्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लग रहे थे। थ्रोन पर अपराइट बैठकर उसकी आंखें जो टाइटली क्लोज थी अचानक स्लोली खुलने लगी। एक कॉम्बैट यूनिट का मशीन कोड नेम गुई डिस्ट्रॉय हो गया। ऑफ कोर्स उसने डीमन गॉड गुई को ह्यूमंस की तरह एड्रेस नहीं किया। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म की लैंग्वेज को ह्यूमंस के साथ एसिमिलेट किया। उसके लेफ्ट साइड पर एक डीमन था जिसका बॉडी सिलेंडर था और उसके पीछे 6 ब्लैक स्वॉर्ड हैंडल्स फ्लोट कर रहे थे जो रेड एनर्जी क्रिस्टल से इनलेड थे। उसने अपना हेड टर्न किया। क्या उसे फिर से रिक्रिएट करने की जरूरत है? लियू ई कामली बोला, जरूरत नहीं है। कोर के बिना रिक्रिएट किया गया बस एक यूजलेस शेल होगा। सरफेस लोगों के हाथों डिफीट होने का मतलब है कि उसने अपना कॉम्बैट मशीन का वैल्यू लूज कर दिया है। 6 विंग्स के राइट साइड पर एक डीमन था जिसके पीछे 8 ऑक्टोपस लाइक मैकेनिकल टेंटैकल्स थे। टेंटैकल्स के एंड पर शार्प ब्लेड्स थे और उसका लोअर बॉडी स्कर्ट लाइक आर्मर में हिडन था। सरफेस के लोग एक्चुअली हमारे इंजीनियरिंग ट्रूप्स को अटैक करने आए। ये सच में ट्रबलसम है। चलो उन्हें सबको मार देते हैं ताकि हमारे प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस अफेक्ट ना हो। लेफ्ट डीमन बोला, हमें लो सिविलाइजेशन क्रिएचर्स के साथ खेलने का टाइम नहीं है। उन्हें डिस्ट्रॉय करना सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करेगा। राइट डीमन ने विस्पर किया, एक्सटर्मिनेशन ऑफ इंसेक्ट्स। डीमन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो बस थ्रोन पर बैठे 6 विंग्स के ऑर्डर का वेट कर रहे थे। 6 विंग्स स्माइल करने लगे। ऐसे कीड़ों के भी यूजेस होते हैं। ये एरोगेंट और इग्नोरेंट लोग शायद हमें हेल्प कर सके। उसने अपने हैंड्स स्प्रेड किए और साउंड चारों तरफ स्प्रेड हो गया। चलो इस आग में थोड़ा सा घी डालते हैं। मुयान का शैडो स्पेस। वो क्वाइटली एक मेटल बॉक्स पर बैठी थी जो एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से डिसेबल किया गया था। शैडो स्पेस में मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के वेरियस पार्ट्स हर जगह प्लेस थे। रिसेंट टाइम्स में लू कैरन ने इस जगह को एक स्टूडियो के रूप में यूज़ किया था ताकि मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के स्ट्रक्चर्स स्टडी करे और उनके मटेरियल्स और कोर मॉड्यूल्स एनालाइज करे। जैंगी भी यहाँ था। लू कैरन डीमन मशीन को डिसमेंटल करने का काम कर रही थी। डिवाइन मशीन सब मटेरियल्स को डिकम्पोज कर सकती थी बिना उन्हें डैमेज किए। इस कैपेबिलिटी के बिना ये पर्टिकुलर मेटालिक मटेरियल एनालाइज करना लगभग इम्पॉसिबल होता। दूसरी साइड पर
यांग शिनशिन अपने हाथ में एक सुपर कंप्यूटर यूज कर रही थी जो एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के सर्किट बोर्ड से कनेक्ट किया गया था। शायद कुछ सिमिलर। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के ऑपरेटिंग रूल्स ह्यूमन मैकेनिकल इक्विपमेंट के जैसे थे, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं। लेकिन सब चीज़ों के ऑपरेटिंग रूल्स एनर्जी के फ्लो को इन्वॉल्व करते हैं और इस रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। इस पर्पस के लिए लू कैरन ने स्पेशली यांग शिनशिन के सुपर कंप्यूटर को मॉडिफाई किया और एक नया इंटरफेस कनेक्ट किया ताकि वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के सर्किट बोर्ड में इन्वेड कर सके। जैंगी के लिए वो एक्चुअली ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही थी और बस यहाँ रेस्ट करने आई थी। वो मुयान से ज़्यादा दूर नहीं बैठा था, अपने हैंड्स क्रॉस करके और चिन सपोर्ट करके, डीप आइज के साथ फ्रेमोन्स के लैंड पर फ्यूचर में होने वाली सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। सब कुछ अननोन था। हर एक पावरफुल और मिस्टीरियस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का अपना कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन था और उनके फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस भी कंप्लीटली डिफरेंट थे। दो अलग अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बीच ऑलमोस्ट कोई कनेक्शन नहीं था और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर करंट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को इन्फर करना इम्पॉसिबल था। जैंगी अपने हर्ट में सोचने लगा, ये प्लैनेट के कितने सीक्रेट्स हो सकते हैं। क्यों वो मैनकाइंड के बर्थ के बाद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अपीयर नहीं हुए, या शायद वो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं लेकिन ह्यूमंस अवेयर नहीं थे, या फिर क्या वो गॉड्स की रेस है जो एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमंस को रैपिडली इवॉल्व करने के लिए गाइड करती थी। जितना जैंगी सोचता गया उतना उसे फील हुआ कि वर्ल्ड सीक्रेट से फुल है और सब अननोन चीज़ें उसे अनईजी बना रही थी। उसने अपने आईब्रोज रब किए और ये एक चीज़ थी जिसके लिए वो थैंकफुल था। उसकी करंट स्ट्रेंथ ऑलरेडी लोएस्ट लेवल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन वॉरियर के लेवल तक रीच कर चुकी थी। हालांकि उसका एबिलिटी इंडेक्स शायद अभी भी थोड़े नीचे था नियॉन गॉड के प्रोडक्शन जापान के गॉड से, लेकिन अगर वो दोबारा मिले तो वो गारंटी कर सकता है कि वो इनविंसिबल होगा। श्योर अनफ इस ब्रोकन वर्ल्ड में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, जैंगी ने डीप वॉइस में कहा। लेकिन हमें एक सुपर फोर्ट्रेस बिल्ड करने का तरीका जल्द ही ढूंढना होगा। करंट गोल ये है कि एक ऐसा लेवल रीच करें जो वुलुआन एम्पायर के अटैक्स को झेल सके। जैंगी ने अपने लिए एक शॉर्ट टर्म गोल सेट किया। इस वक्त लू कैरन की आवाज़ उसके कानों में आई। अगर ये काम नहीं करता तो आउटर स्पेस में फ्लाई करना भी चलेगा। हालांकि एक जाइंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिल्ड करना जो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे अभी के टेक्नोलॉजी लेवल के साथ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। मून पर लैंड करना या मार्स पर, मुझे लगता है वो दिन आएगा। जैंगी ने अपना हेड टर्न किया और देखा लू कैरन अपने बैक पर एक एक्सोस्केलेटन कैरी कर रही थी। वो सिर्फ हाफ बॉडी तक का था और लू कैरन के बॉडी पर वॉर्म लग रहा था। कुछ थिक मैकेनिकल आर्म्स वेरियस कॉम्प्लेक्स टूल से लोडेड थे। वो हैवी लगता है लेकिन बैक पर कैरी करने पर बहुत लाइट और एफर्टलेस है। लू कैरन सिर्फ एक वाइट टी शर्ट पहने हुए थी। वो अपने फेस से स्वेट वाइप कर रही थी और जैंगी को स्माइल के साथ देख रही थी। जैंगी मेटल बॉक्स से जंप करके उठा, उसके पास गया और पूछा, कोई रिसर्च रिजल्ट्स हैं? लू कैरन बोली, करंट रिसर्च के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे और सच में शॉकिंग है। उसके सामने डीमन गॉड गुई का बॉडी पीसेस में डिसेंबल किया गया था। टेबल पर रेड एनर्जी क्रिस्टल की लार्ज नंबर रोज में अरेंज थी। एक क्विक ग्लांस में 20 पीसेस से कम नहीं थे। जैंगी सरप्राइज में बोला, एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म के बॉडी पर सिर्फ 5 होते हैं और इसमें इतने ज्यादा है। लू कैरन ने एक पाम साइज्ड एनर्जी क्रिस्टल उठाया और बोला, ये चीज़ एक मशीन पर लोड की जा सकती है। मुझे ऑलरेडी पता है इसे कैसे यूज करना है। जैंगी ने अपने हाथ स्प्रेड किए और बोला, तो तुम्हारे मेका का पावर सप्लाई फ्यूचर में फाइन होगा, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न करती है वो उसका वेपन सिस्टम है। डीमन एक सुपर एरा थर्मल वेपन सिस्टम यूज़ करता है जो गन पाउडर वेपन नहीं बल्कि एक एनर्जी वेपन है। अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छी तरह डेवलप हो जाए तो ये ऑर्डिनरी लोगों को भी पावरफुल एलियंस के कंपैरेबल स्ट्रेंथ दे सकती है, और अगर एलियन पर यूज़ किया जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तुम वेपन्स की बात कर रहे हो? लू कैरन ने डीमन गॉड से 2 वेपन्स उठाए, एक कर्व्ड ब्लेड जो स्कॉर्पियन के क्लॉज के शेप में थे और एक ह्यूज हुक ब्लेड जो स्कॉर्पियन के टेल के शेप में थे।
उसके पास जो वेपन सिस्टम है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ ये दो, और अटैक मेथड एक्सट्रीमली सिंपल है। लुक एरन ने अपने हाथ स्प्रेड किए और बोला, ये रेड एनर्जी क्रिस्टल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है और फिर ब्लेड के टेल्स एंड से रिलीज करता है, जैसे एक बुलेट फायर करना। इस पे जैंगी बोला, यही तो हम ग्रेट वे टू सिंप्लिसिटी कहते हैं। सुपर पावर्स अनकन्वेंशनल होते हैं और वो इंफॉर्मेशन गैप के एडवांटेज से डिफरेंसेस के थ्रू गेन करते हैं, लेकिन एक बार इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो तुम डिसएडवांटेज में आ जाते हो। आखिर सुपर पावर सिर्फ एक रास्ता है बॉडी के अंदर की एनर्जी रिलीज करने का। ह्यूमन बॉडी बहुत मैजिकल है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी अभी तक फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं हुआ। इसी वजह से अलग अलग मैजिकल पावर्स बॉर्न होते हैं। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स भी कुछ क्रिएचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज क्रिएटर से कैसे सरपास कर सकती है। जैंगी ने गुई के वेपन्स को देखा और थोड़ा टेम्प्टेड हुआ। क्या तुम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हो ताकि मैं इसे यूज़ कर पाऊँ और इसे डिवाइन रिफाइनिंग के साथ फ्यूज़ कर सकती हो? लुक एरन ने नॉड किया। ऑफ कोर्स, यही तो मैंने प्लान किया था। शेनलियान खुद एक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। डीमन गॉड गुई के बॉडी का मेटल मटेरियल ह्यूमन टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ये करंट ई मेटल से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसे डिवाइन रिफाइनिंग में इंटीग्रेट किया जाए तो तुम्हारी अटैक और डिफेंस पावर ग्रेटली इंप्रूव हो जाएगी। जैंगी बोला, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि नेक्स्ट बैटल में मुझे फिर से ऐसे एग्जिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर वेपन्स में बड़ा गैप हुआ तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। उसने एक बार डीमन गॉड गुई के अराउंड मैजिक चेन रैप करने की ट्राई किया था, लेकिन जब अपोनेंट ने नाइफ से स्लैश किया तो मैजिक चेन्स सच में एक ग्रीन वाइन की तरह शैटर हो गया। उसने अपने ब्रेसलेट उतारा और लुक एरन को दिया। उसने रिक्वेस्ट किया कि वो इसे डीमन गॉड गुई के वेपन के साथ मर्ज करे। लुक एरन ने नॉड किया। ये उसके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लुक एरन बोलते हुए एक ब्लैक क्यूब उठाती है जो रूबिक्स क्यूब जैसा लग रहा था। ये डीमन गॉड गुई का एनर्जी कोर है। भाई, इसे अच्छी तरह देखो और बताओ तुम्हें इसमें क्या अलग लगता है। जैंगी ने उस चीज़ को कुछ देर तक देखा और देखा कि ब्लैक रूबिक्स क्यूब के क्रैक्स में डार्क रेड सब्सटेंसेस फेंट लाइट एमिट कर रहे थे। इसके एजेस और कॉर्नर्स है। ये एक क्यूब है, जैंगी बोला। मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स का एनर्जी कोर स्फेरिकल होता है। लुक एरन हंसने लगी। ये इतना सिंपल नहीं है। लेकिन उसने अपने हाथ में ब्लैक रूबिक्स क्यूब रेस किया और केयरफुली देखा। मुझे नहीं पता इस चीज़ के अंदर क्या छुपा है। जैंगी थोड़ा फ्रॉन हुआ। पजल स्माइल के साथ पूछा, क्या तुम्हारी एबिलिटी सब मैटर के स्ट्रक्चर को डिकम्पोज करने की नहीं है? लुक एरन ने अपना हेड शेक किया। नहीं भाई, सब नहीं। जैसे एग्जाम्पल ये वाला, मेरी एबिलिटी इस पर बिल्कुल काम नहीं करती। लुक एरन ने एक हाथ से अपना चिन होल्ड किया। पजल लग रही थी। ये सबसे सस्पिशियस पॉइंट है। ये पहली बार है जब डिवाइन मशीन कंट्रोल मैटर पर फेल हुआ है। ये स्पेशल मटेरियल बहुत हार्ड था। अगर डिवाइन मशीन कंट्रोल फेल हो जाए तो सच में हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। इनफेक्टिव? जैंगी ने थोड़ा सोचा और बोला, ये सच में थोड़ा स्ट्रेंज है। क्या इसका मतलब रिसर्च कंटिन्यू नहीं हो सकती? लुक एरन ने हेल्पलेसली हाथ स्प्रेड किए। थियोरेटिकली यही केस है। मैं अभी भी रीज़न ढूंढ रही हूँ। जो स्पॉइल्स बहुत एफर्ट से ऑब्टेन किए गए थे वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी कंटेन कर सकती है जो पूरे वर्ल्ड को सबवर्ट कर दे, लेकिन हम उनका ग्लिम्स भी ना ले पाए। इसने जैंगी को बहुत एंशियस बना दिया। तुम कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हो? लुक एरन ने अपना हेड शेक किया। कभी नहीं। जब तक वो एक मटेरियल स्ट्रक्चर है मैं उसे डिकम्पोज कर सकती हूँ। मैं इजीली एक सुपर लार्ज मैकेनिकल लाइफ फॉर्म का कोर डिकम्पोज कर सकती हूँ। शायद इसमें कुछ स्पेशल है, जैसा उम्मीद किया था एक फाइटर जेट मैकेनिकल सिविलाइजेशन से। ये सच में अलग है। इसमें कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी हो चाहिए जो सुपर पावर के अगेंस्ट फाइट करे। लुक एरन ने अपने आप में मटर किया। टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली डिजाइंड है कॉम्बैट सुपर पावर्स के लिए। जैंगी ने रूबिक्स क्यूब को अपने हाथ में लिया और अचानक उसे याद आया कि जब उसने एलियन स्पेस यूज करके डीमन के रिमेन्स कलेक्ट किए थे उसे एक रेजिस्टेंस फील हुआ था।
उसका एलियन स्पेस ऑलमोस्ट सब ऑब्जेक्ट्स को एकोमोडेट कर सकता है, एक्सपेक्ट एक चीज़, क्रिएचर्स जिनके पास पावरफुल लाइफ फोर्स होती है। एक्चुअली अब वो एक्टिवली ऑर्डिनरी ह्यूमंस और कुछ स्मॉल एनिमल्स को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के लिए अभी भी डिफ़िकल्ट है। एलियंस के पास ज़्यादा पावरफुल लाइफ एबिलिटीज़ होती हैं और वो एलियन स्पेस के एक्टिव कलेक्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं। उस वक्त जैंगी ने डीमन गॉड के रिमेन्स कलेक्ट करने की ट्राई की थी तो सच में रेजिस्टेंस था, लेकिन उसने डिवाइन चेन से उन्हें एंटैंगल किया और अंदर थ्रो कर दिया। अब सोचने पर क्या ये कोर में कुछ लाइफ रिएक्शन है? जैंगी ने लू कैरन को देखा। तुम्हारी एबिलिटी किस चीज़ पर वर्क नहीं करती? लू कैरन ने अपने हाथ स्प्रेड किए एक लिविंग बीइंग पर। जैंगी ने ब्लैक रूबिक्स क्यूब को स्टेयर किया और उसके माइंड में एक गैस इमर्ज हुआ। इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि ये डीमन गॉड ऑर्डिनरी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से डिफरेंट फील करता है। इनिशियली मुझे लगा था कि ये उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से है जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रियल ऑर्गेनिजम्स के जैसे रिएक्शन दे सकती है, लेकिन अब ये क्लियरली एक कार्बन बेस्ड क्रिएचर जैसा लगता है जो एक सिलिकॉन बेस्ड क्रिएचर के शेल से कवर्ड है। लू कैरन समझ गई कि जैंगी क्या कहना चाहता था। उसने अपनी आंखें वाइडन की और ब्लैक रूबिक्स क्यूब को स्टेयर करते हुए बोला, भाई तुम कह रहे हो कि ये एक्चुअली एक मैकेनिकल सिविलाइजेशन क्रिएचर का बॉडी है? शायद यही है। हो सकता है ये एक कॉकपिट हो। नहीं, मुझे नहीं लगता इसका सेंस बनाता है। अगर ऐसा होता तो उनके पास एस्केप करने का रास्ता होता। ह्यूमनॉइड आउटर आर्मर बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उन्होंने अपने कार्बन बेस्ड बॉडीज़ अबैंडन कर दी है। फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने अपने कार्बन बेस्ड बॉडीज़ अबैंडन कर दी है, तो वो अपने मैकेनिकल शेल्स के जैसे ही लगते होंगे पास्ट में। जैंगी ने ब्लैक रूबिक्स क्यूब अपना हाथ में होल्ड किया और एक आइडिया उसके माइंड में आया। उसने यांग शिनशिन की तरफ देखा जो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के सोर्स कोड को डिसाइफर करने में कंसंट्रेट कर रही थी और उसे वेव किया। शिनशिन, इस चीज पर एक एरो शूट करो, क्योंकि अगर ये एक लिविंग बीइंग है तो यांग शिनशिन की एबिलिटीज रोल प्ले कर सकती है। अगर मशीनरी में प्रॉब्लम हो तो लू कैरन से पूछो, अगर एलियंस में प्रॉब्लम हो तो यांग शिनशिन से पूछो। टियान किंग कॉलेज के ये डुओ हमेशा जैंगी के राइट हैंड मैन रहे हैं। यांग शिनशिन ने थोड़ा टाइम निकालकर अपनी आंखें सुपर कंप्यूटर मॉनिटर से रेस की और अपना गेज ब्लैक रूबिक्स क्यूब पर डाला जो जैंगी होल्ड कर रहा था। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। उसने अपनी एबिलिटी एंजल ऑफ डिजायर एक्टिवेट की और एक एंजल का इमेज जिसके 3 कलर्ड विंग्स थे उसके पीछे अपीयर हुए। उसने अपना बो ड्रॉ किया और एक एरो ब्लैक रूबिक्स क्यूब पर शूट किया। सब डिफेंसेस इग्नोर करके डायरेक्टली उसमें प्लंज कर गया। एक मोमेंट बाद रूबिक्स क्यूब ने एक्चुअली रेड लाइट के रेज एमिट किए। यांग शिनशिन कामली बोली, मेरे थॉट्स कन्वे हो गए हैं, इसे खुद ओपन होने दो। जैसे ही उसने ये बोला, ब्लैक रूबिक्स क्यूब के क्रैक ओपन हो गए और उसका कोर रिवील हुआ। बस एक मोमेंट। जैंगी ने एक विगरस पावर का सर्ज फील किया जो उसे कंप्लीटली सराउंड कर रहा था। वो फीलिंग एक्सट्रीमली वंडरफुल थी, जैसे एक स्ट्रॉन्ग और जेंटल स्टॉर्म इंस्टेंटली उसे सॉलो कर रहा हो और एंडलेस रेन उसके बॉडी पर वॉश कर रही हो। वो कंप्लीटली नेकेड हो गया और उस पावर के सामने वो एक बेबी जैसा था जो अपनी मदर के वूम में रिटर्न कर रहा था। ये फीलिंग इनडिस्क्राइबेबली फेमिलियर थी, जैसे वो कभी पास्ट में इसे एक्सपीरियंस कर चुका हो। लेकिन अगले मोमेंट जैंगी ने इंस्टिंक्टिवली इसे अपने पाम में रीस्टेन कर लिया। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल ओरिजिन था, एक एलियन का ओरिजिन नहीं। ये वो एलियन ओरिजिन नहीं था जो जैंगी पहले कांटेक्ट में आया था। ये उसके सिमिलर था लेकिन कंप्लीटली अलग, ज्यादा प्योर और ऑलमोस्ट बिना इम्प्योरिटीज के। उस चीज का नाम था स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। ये सुपर एज आर्टिफिशियल ह्यूमन डीमन कोर एक्चुअली एक रिचुअल स्पिरिट है। जैंगी कंप्लीटली हैरान हो गया। वो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये ऐसा होगा। थियोरेटिकली जैंगी सिर्फ अपना एबिलिटी इंडेक्स इंप्रूव कर सकता था स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस को एब्जॉर्व करके, लेकिन उसकी सोल उससे कह रही थी कि इस चीज के और भी यूजेस हैं जो अभी तक उसने डिस्कवर नहीं किए हैं। जैंगी ने एब्जॉर्ब करने की अर्ज रेजिस्ट की क्योंकि इसका एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस था। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस एक हायर लेवल एग्जिस्टेंस है गॉड के सोर्स से।
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की स्ट्रेंथ इंप्रूव करने और उनकी लाइफ लेवल्स में ट्रांजिशन अचीव करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। जैंगी ने एक एलॉय स्टोरेज जार निकाला और सैक्रिफिशियल स्पिरिट उसमें रख दिया। लू कैरन और यांग शिनशिन उसके हाथ में सैक्रिफिशियल स्पिरिट को डलाइस के साथ स्टीयर कर रहे थे, जैसे उन्होंने अभी एक बैप्टिज्म एक्सपीरियंस किया हो। क्या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस सच में ऐसा यूज हो सकता है? जैंगी की वॉइस थोड़ी हिल रही थी। ये वर्ल्ड सच में वंडरफुल था। जितना वो चीज़ों के बारे में जानता गया उतना ही वो कंफ्यूज्ड होता गया। श्योर इनफ, नॉलेज इज पावर। जैंगी ने इस वक्त बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया और अपने दिल में एक डिसीजन बना लिया। उसने लू कैरन और यांग शिनशिन की तरफ देखा, अपनी आंखें उनके बीच 5-6 टाइम्स रोम की और फाइनली सैक्रिफिशियल स्पिरिट अपने हाथ से लू कैरन को दे दिया। कैरन, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एपिसलोन के लाइफ लेवल तक प्रमोट करूंगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है। ये गेन अनडाउटेडली ह्यूज था जैंगी के लिए। ये बिशप लेवल ओरिजिन गेन करने से भी ज्यादा एक्साइटिंग था। उसे ये भी देखना था कि लू कैरन अपने स्किलफुल हैंड्स के साथ एपिसलोन प्रमोट होने के बाद किस तरह के मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। लू कैरन ब्लैंकली सैक्रिफिशियल स्पिरिट को स्टेयर कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं किया था कि अचानक ऐसी बहुत अच्छी चीज एनकाउंटर होगी। वो एक मोमेंट के लिए हैरान हो गई। बहुत देर बाद वो अपने सेंसेस में आई और उसका छोटा सा चेहरा एक्साइटमेंट के वजह से कुक्ड क्रैब जैसा रेड हो गया। भाई भाई भाई, तुम बेस्ट हो। कैरन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो एक्साइटेडली रश करके जैंगी को हक करने लगी और कंटिन्यूअसली शाउट करने लगी। स्ट्रेंथ इंप्रूव करना उसे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपना लाइफ लेवल इंप्रूव करने के बाद उसके सुपरनैचुरल पावर्स स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे और उसे मैकेनिक्स के फील्ड में डेल्व करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इवन वर्ल्ड के ट्रूथ्स को जानने का मौका मिलेगा। कैसे वो इतनी एक्साइटेड ना होती कि अपना कंपोजर लूज कर दे। जैंगी ने उसके बैक को पैट किया और बोला, मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो डेफिनेटली पूरा करूंगा। यांग शिनशिन के लिए भी जैंगी के पास कंफर्ट के वर्ड्स थे। शिनशिन, पहले कैरन को प्रमोट होने दो ताकि वो हमें मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स और एंड्रॉइड्स के सीक्रेट्स क्रैक करने में हेल्प करे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी सैक्रिफिशियल स्पिरिट का पोर्शन दूंगा। अगर 10 डीमंस में सबसे वीक गुई के पास एक सैक्रिफिशियल स्पिरिट है तो दूसरे डीमंस के पास इक्वली या इवन मोर पावरफुल कोर्स होंगे। जैंगी ऑलरेडी थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा था। अभी तक कोई और इस सीक्रेट को नहीं जानता था, तो उसे अपॉर्चुनिटी सीज करनी होगी और हंट करना होगा। यांग शिनशिन बहुत स्मार्ट थी। जैंगी हमेशा प्रैक्टिकलिटी कंसिडर करता था जब वो कोई काम करता था। उसे ये बिल्कुल समझ आया कि जैंगी का ये करना सबसे रीजनेबल है। लेकिन आफ्टर ऑल वो एक अर्ली 20s की लड़की थी। जब उसने देखा कि लू कैरन को एक गिफ्ट मिला तो नेचुरली उसे भी एक चाहिए था। जैंगी के वर्ड्स ने उसे बेटर फील करवाया। लेकिन भाई, मुझे अब लगता है कि फ्यूचर सिचुएशन और भी अनप्रिडिक्टेबल है। यांग शिनशिन थोड़ा फ्रॉन हुई और उसके फेस पर एक रेयर लुक ऑफ वरी अपीयर हुआ। एक लो रैंकिंग डीमन गॉड का कोर एक्चुअली इतना प्रीशियस चीज है जैसे सैक्रिफाइस स्पिरिट। इस सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ हमारी इमेजिनेशन से भी परे है और ये डेफिनेटली वुलुआन एम्पायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। हम वुलुआन एम्पायर को हरा नहीं पाए। क्या सच में इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन से फाइट कर सकते हैं? जितना तुम मैकेनिकल सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आते हो उतना ही तुम ऑ में चले जाते हो। जैंगी ने एक गहरी सांस ली और बोला, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कैरन को पहले प्रमोट होने दो। उसने लू कैरन को विंक किया और बोला, अब तो हम गंडम भी बना सकते हैं। एक दिन हम पूरा स्पेस कैरियर को यूनिवर्स में फ्लाई करेंगे ताकि लाइमलाइट से बचे। प्लैनेट बहुत डेंजरस है, मैं आसमान में जाना चाहता हूँ। जैंगी के फनी रिमार्क्स ने लू कैरन और यांग शिनशिन को हंसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो दोनों भी जानते थे कि जैंगी मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि सीरियसली एस्केप प्लान की फीजिबिलिटी कंसीडर कर रहा था। हमारे जैंग फैमिली में एक ट्रेडिशन है, जब एक ग्रेट एक्सटिंक्शन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ था, हमारे एंसेस्टर जैंग बिहाई ब्रेवली फ्ली हुए और ह्यूमन सिविलाइजेशन की फायर प्रिजर्व की। एक जैंग फैमिली के डिसेंडेंट के रूप में मुझे अपने एंसेस्टर का एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए। लू कैरन ने उसे करेक्ट किया, भाई वो जैंग ली जाओ जैंग है, उसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। जैंगी ने शाय किया, वेल कोई फर्क नहीं पड़ता,
सब एक जैसे साउंड करते हैं। मैं उसे अपना ही मान लूंगा, बस मुझे एक रब दे दो। लू कैरन ने अपने हाथ में जार को देखा। ट्रांसपेरेंट प्लेक्सी ग्लास के अंदर प्योर वाइट एनर्जी बॉडी एक अट्रैक्टिव लाइट एमिट कर रही थी। उसके लाइटली क्लोज्ड पाल्म्स थोड़े क्लेंच हुए। ये अच्छा है भाई, हमारा नेक्स्ट गोल है सी ऑफ स्टार्स। उसने अपना एक आर्म इम्पोजिंगली रेस किया और अपना इंडेक्स फिंगर शैडो स्पेस के स्काई की तरफ पॉइंट किया। अच्छा है, जैंगी स्माइल के साथ बोला। सी ऑफ स्टार्स थोड़ा फार फेच था और उसे वोएजर 1 बनने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी के लिए सबसे सूटेबल जगह डेफिनेटली मून या मार्स है। अगर वो वहां एक बेस बिल्ड कर पाए तो प्लैनेट पर होने वाली कोई भी चीज उसकी सेफ्टी को थ्रेटन नहीं कर पाएगी। न्यूज की जैंगी ने एक डीमन को हराया क्विकली फैलने लगी और फ्रेमॉन्स ने इस इंसिडेंट का बड़ा पब्लिसिटी किया, सिर्फ एलियन टीम्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो दुश्मन को मारने के लिए और जोर लगाएं। उन्हें एग्जैचुरेटली जैंगी के ट्रिप के गेंस डिस्क्राइब किए, कहकर कि उसने मैकेनिकल सिविलाइजेशन के कोर सीक्रेट्स ऑब्टेन किए हैं और फ्यूचर में हुआक्शु किंगडम मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में दुनिया से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे होगा। ऐसे स्टेटमेंट नेचुरली एलियन आर्मीज ऑफ वेरियस कंट्रीज को अनईजी फील करवाएगा। कुछ कंट्रीज जो वेट कर रहे थे और फ्रेमॉन्स में ट्रूप नहीं भेज रहे थे, अब जर्नी एम्बार्क करने लगे वाक्शु कंट्री के अंदर। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम ऑल रीजन्स भी न्यूज रिसीव कर चुके थे और मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहे थे। हालांकि मोस्ट रीजन्स के टॉप लीडर्स जानते थे कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। वो सिर्फ डिसअपेयर में वो थोड़ा दुखी शाय कर रहे थे। वो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के बीच में थे और उनके पास सिंपली एनफ कैपेसिटी नहीं थी कि लोग भेजे। हालांकि उन्हें समझ था कि अगर वो ऐसा करते तो बैटल ऑफ फ्रेमॉन्स के बाद उनका गैप वर्ल्ड के टॉप म्यूटेंट ग्रुप्स के साथ और भी बड़ा हो जाता। शेंजिंग सिटी को इंक्लूड करते हुए होतू और शेंगदावन भी हेजिटेंट थे। जो मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस फ्रेमॉन्स में अपीयर हुआ वो पावरफुल और टेरिफाइंग है, लेकिन इसका मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटीज भी है। क्या हमें जाना चाहिए? शेंगदावन इस मैटर पर हेजिटेंट था, लेकिन फाइनल डिसीजन होतू ने लिया। होतू टेंपल ऑफ द अर्थ के सेंटर में बैठी थी और अपने हाथों से एक एक कैंडल लाइट कर रही थी। कैंडल लाइट गॉस कर्टेन को इल्यूमिनेट कर रहा था और वुडन फ्रेम्स पर लाइफ लाइक पपेट्स भी रियलिस्टिक लग रहे थे। केओस चला गया है तो हमारे लिए यहीं रहना बेटर होगा, तो वो हमसे शेयर करेगा ये जरूरी नहीं है, होतू बोली। हम एक यूनाइटेड नेशन है, मुझे भरोसा है कि केओस इंपॉर्टेंट मैटर्स के टाइम में हेजिटेट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लैक ड्रैगन की वार्निंग मत भूलो। ये सुन के शेंगदावन ने अपने मुंह से निकलने वाले वर्ड्स स्वॉलो कर लिए। ऑफ कोर्स वो ब्लैक ड्रैगन की वार्निंग भूल नहीं सकता था। जो स्ट्रेंज फिनोमिनन फ्रेमॉन्स में अपीयर हुआ था वो एक पावरफुल एग्जिस्टेंस था जिसे अपने लोग भी डर रहे थे। अगर हम इमीडिएट बेनिफिट्स के लिए सब कुछ इग्नोर करके फ्रेमॉन्स रश करते हैं तो ये एक मॉथ टू फ्लेम्स जैसा होगा और हम सब इजीली मर जाएंगे। केओस को रिमाइंड करो, होतू ने शेंगदावन से कहा। शेंगदावन ने नॉट किया। ठीक है, मैं तुरंत उससे कांटेक्ट करता हूँ। जाना इम्पॉसिबल था, लेकिन जैंगी हुआक्शु स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो जैंगी को बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज के साथ हेल्प करेंगे। ये भी एक रास्ता था जैंगी से उसके रिटर्न के बाद कुछ बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करने का। तो शेंगदावन ने इमीडिएटली जैंगी को एक मैसेज भेजा और उसे ये मैटर बताया। खतरा है? ऑफ कोर्स मुझे पता है। अब मुझे वेगली फील हो रहा है कि यहाँ सब कुछ उतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा है। मैकेनिकल आर्मी और 10 डीमंस सिर्फ सुपरफिशियल चीजें हैं। रियल सीक्रेट अनइमेजिनेबल डेंजर्स और अपॉर्चुनिटीज से फुल होगा। शेंगदावन बोला, कुछ चीजें हुआक्शु कंट्री के सीक्रेट से रिलेटेड है और मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें रिमाइंड कर सकता हूँ कि फ्रेमॉन्स में जो मिस्टीरियस चीजें एग्जिस्ट करती है वो तुम्हारे पहले देखे गए सब मिस्टीरियस सिविलाइजेशन से खतरनाक है। हालांकि जैंगी मेंटली प्रिपेयर्ड था, शेंगदावन के वर्ड्स ने उसे स्ट्रेट बैठने पर मजबूर कर दिया। वो वोलुआन एम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक है या क्विलिंग माउंटेन्स के ट्राइब से? हाँ, शेंगदावन के एक वर्ड ने जैंगी को तुरंत टर्न बैक करने का मन कर दिया। लेकिन जब उसने और पूछा
शनदावन ने अपोलोजेटिकली एक्सप्लेन किया कि ये सब इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर जैंगी को फ्यूचर में कोई नीड हो तो वो हेल्प करेंगे। वो इंटरनेशनल कंसेंसस वॉलेट करके डेथ ऑफ लव को फ्रेमॉन्स में लॉन्च कर अक्षु किंगडम का नेब्यूला सिस्टम डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं करंट सिचुएशन के बेसिस पर जजमेंट करूंगा। कॉल एंड करने के बाद जैंगी ने बहुत देर तक सोचा और फाइनल डिसाइड किया कि वो यहीं स्टे करेगा और देखेगा कि क्या होने वाला है। उसके लिए जिसके पास स्पेस ट्रैवल करने की एबिलिटी है, सामारान सिटी और हेवनली सी सिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर सच में ऐसी टेरिफाइंग सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जैसे शंगदावन ने डिस्क्राइब किया, जो वुलवान एम्पायर और क्विलिंग ट्राइब को भी सरपास करती है, तो प्लैनेट के किसी भी कॉर्नर में एस्केप करना कोई डिफरेंस नहीं बनाएगा। जैंगी ने डीमन गॉड गुई को डिफीट करने के बाद पूरे फ्रेमॉन्स में बैटल और इंटेंस हो गई। और ज़्यादा एलियन टीम्स हंटिंग डीमंस को एक सिंबल ऑफ हॉरर समझने लगे और एगर हो गए लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस ऑब्टेन करने के लिए। बहुत लोगों ने सिर्फ जैंगी का नाम सुना था। केओस का नाम इतना फेमस है। वो सिर्फ वाक्शु स्टेट के सराउंडिंग एरिया में एक फेमस फिगर था, लेकिन दूसरे एरियाज के स्ट्रेंजर्स ने उसे कभी नहीं देखा था। तो हालांकि उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग थी, उनके लिए उसका लेवल अभी भी समझना मुश्किल था। कौन से एलियन टीम्स जो फ्रेमॉन आ सकते हैं पावरफुल और डोमिनेंट फोर्स नहीं होते? कोई भी ये नहीं सोचता कि वो जैंगी से वीकर है। इसीलिए वो सिंपली समझ नहीं पाए कि 10 डीमन गॉड्स की पावर कितनी खतरनाक है। सिटी ऑफ एल ऑल्टो, जैंगी और उसके साथी वहां से चले गए और 2 डार्क फिगर्स उस जगह पर आए। 10 डीमंस में से 2, वू और शिन, वो सिटी के हाफ एक्सकेवेटेड रूइंस पर स्टैंड कर रहे थे। शिन ने एक पाम साइज्ड मेटल ब्लॉक निकाला और ग्राउंड पर प्लेस किया। जैसे ही मेटल बॉक्स ग्राउंड को टच करता है, वो तुरंत अपने बॉडी से लिम्स एक्सटेंड करता है, जैसे एक बीटल अपने शेल शेड करता है और फर्मली आइस और स्नो को ग्रैस्प कर लेता है। जल्द ही जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर हुई थी वो शिन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट हो गई। यहाँ एक एक्सट्रीमली वीक रिएक्शन है। 6.23% चांस है कि एक ग्रेट गॉड लेवल सिविलाइजेशन के रिमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। एक लो साउंड शिन के मुंह से निकला। वू जो उसके साइड में था बोला, यहाँ कल एक लार्ज स्केल बैटल हुआ था। स्पेशल एनर्जी फील्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट के जजमेंट को इफेक्ट कर सकता है। लगता है कि एक ही रास्ता ये है कि हम यहाँ से प्रिमिटिव मेथड यूज करके नीचे डिग करें। शिन ने अपने फीट के नीचे ग्राउंड को देखा। वो कामली बोला, लेकिन उससे पहले हमें आसपास ट्रबलसम कीड़ों को खत्म करना होगा। शिन ने अपना हेड रेस किया और डिस्टेंस में देखा। वो इंफीरियर क्रिएचर जो ह्यूमंस कहलाते हैं बहुत अनोइंग है। वो इतने वीक हैं फिर भी हमेशा ट्रबल क्रिएट करते हैं। इस वक्त शिन जिस डायरेक्शन में देख रहा था उससे लेस देन 20 किलोमीटर दूर एक डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री ओवरनेक्स का ग्रुप एम्बुश में ले कर रहा था। कैप्टन ने डिटेक्टेड सिग्नल को देखा और उसके फेस पर